स्वागत है आप लोगों का मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज हम एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट जो कि है लीवर। लीवर को हमारे शरीर का डॉक्टर भी कहा जाता है और इस वजह से हमें लीवर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर ये लीवर ही बीमार हो जाए तो फिर शरीर कमज़ोर होगा ही। तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि लीवर क्या होता है, लीवर के क्या कार्य होते हैं और उसके अलावा अगर लीवर कमज़ोर हो जाता है तो किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले लीवर का जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। लीवर क्या है? ए बिग ग्लैंड ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है लीवर और ये एब्डोमेन के राइट में और डायफ्राम के पीछे स्थित होता है। यानी एब्डोमेन के तो राइट में अवस्थित होता है और डायफ्राम के पीछे स्थित होता है। लीवर के दो भाग होते हैं, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट जो होता है लेफ्ट पार्ट से ज़्यादा भारी होता है। लेफ्ट पार्ट जो है राइट पार्ट से ज़्यादा हैवी होता है। लीवर जो होता है लेब्यूल्स का बना हुआ होता है, यानी कई सारे पिंडकों का बना होता है। इसे गिल्सेंस कैप्सूल कहा जाता है। पिंडकों को लीवर जिन पिंडकों यानी लेब्यूल्स का बना होता है उन्हें क्या कहा जाता है? गिल्सेंस कैप्सूल्स। और गिल्सेंस कैप्सूल जो है वो हेपेटिक सेल्स के द्वारा बने होते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि लीवर बना होता है लोब्यूल्स का और इन लोब्यूल्स को कहते हैं गिल्सेंस कैप्सूल्स और गिल्सेंस कैप्सूल जो होते हैं हेपेटिक सेल्स के बने होते हैं। लीवर के द्वारा एक जूस रिलीज किया जाता है जिसे कहा जाता है बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वो जूस होता है। इसका रीज़न ये होता है कि ये भोजन के अवशोषण और पाचन में हेल्प करता है और इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो भारी धातुएं, हानिकारक तत्व तथा अन्य जीवाणु होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है? बाइल जूस। सबसे पहला कार्य जो है बाइल जूस का वो है भोजन का पाचन और अवशोषण और उसके अलावा जो हानिकारक जीवाणु हैं और भारी धातुएं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उन्हें शरीर से बाहर निकालना। अब यहाँ पर देख लेते हैं लीवर के कार्य। सबसे पहले है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो हमने मेटाबॉलिज्म पहले कई सारे चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की वीडियो में बहुत अच्छे संक्षेप में बताया है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म यानी जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो एक प्रोसेस के द्वारा होता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। और कार्बोहाइड्रेट इस प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और उसके बाद में ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर होता है। प्रोटीन के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होता है और उसको बोलते हैं डीएमिनेशन। इस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल को अमोनिया में विघटित किया जाता है। फिर से देख लेते हैं। प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक प्रोसेस के द्वारा होता है और वो है डीएमिनेशन। ओके, डीएमिनेशन। और इसके बाद में क्या होता है, इस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल को अमोनिया में विघटित किया जाता है और इस तरह से प्रोटीन जो है उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ग्लूकोज जो है भोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है और ये ग्लूकोज जो है हमारे शरीर के द्वारा ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाता है। परंतु अगर ये ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर एकत्रित हो जाता है तो इस ग्लूकोज को वसा के रूप में चेंज करने का कार्य भी लीवर करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है उसे वसीय उत्तकों में चेंज कर देता है और उसे मांसपेशियों में भेजता है। कार्य है विटामिन और खनिज लवण। विटामिन एंड खनिज लवण या लवण जो है इन्हें मिनरल्स भी कहा जाता है।
देख लेते हैं लीवर क्या करता है, कैरोटीन को विटामिन ए में चेंज करता है और विटामिन 12, B6, डी, विटामिन डी, फॉलिक अम्ल को स्टोर करके रखता है। तो अब देख लेते हैं लीवर में विकार उत्पन्न होने से किस किस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब लीवर में अगर कोई खराबी आ जाए तो किस किस तरह के रोग जो है वो प्रकट होते हैं, ये देखें। सबसे पहले है पीलिया या वायरल हेपेटाइटिस। ये जो है अगर यकृत में यानी लीवर में अगर किसी तरह का विकार उत्पन्न होता है तो सबसे पहले जो दिखने वाला लक्षण है वो है हेपेटाइटिस या फिर पीलिया, और इसको वायरल हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है देख लेते हैं। लीवर के रोगग्रस्त होने पर पहला लक्षण जो है यही है, अगर लीवर रोगग्रस्त हो गया है तो सबसे पहले हमें पीलिया यानी वायरल हेपेटाइटिस दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, ब्लड वेसल्स में बाधा उत्पन्न होने पर, यानी ब्लड वेसल्स जो है उनमें बाधा उत्पन्न हो जाती है और इस वजह से जो हमारा रक्त है यानी ब्लड है उसमें बाइल जूस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, हमारी त्वचा और श्लेष्मिक झिल्लियों का रंग पीला हो जाता है और इसी को पीलिया या वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। पीलिया जो है कई कारणों से हो जाता है, इस वजह से पीलिया को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है और मुख्य जो वर्गीकरण है वो 3 है। और पहला देख लेते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में पीलिया यानी पित्त नलिकाओं में ये बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, जो बाइल जूस है वो पित्त नलिकाओं में न जाकर सीधे ही रक्त में मिल जाता है। मतलब हमारी जो हमारी नलिकाएं हैं, पित्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न होने से जो बाइल जूस पित्त नलिकाओं में जाना चाहिए वो उन नलिकाओं में न जाकर सीधे ब्लड में मिल जाता है और इस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस जो है उसमें आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का बहुत ज्यादा नाश हो जाता है और इस वजह से हेपेटाइटिक जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देते हैं। और इसमें पहला है पित्त ज्वर। पित्त ज्वर जो है इसका लक्षण है हीमोलाइटिक जॉन्डिस का। नेक्स्ट जो थर्ड कारण है, मतलब थर्ड कारण की वजह से जो पीलिया देखा जाता है वो है हिपेटोसेल्युलर हेपेटाइटिस। हिपेटोसेल्युलर हेपेटाइटिस ये किस वजह से होता है, वायरस संक्रमण या विषाक्त दवाइयों या विषाक्त पदार्थों का सेवन करने की वजह से इस तरह का जो पीलिया देखा जाता है। और इसमें इसका मुख्य कारण वायरस संक्रमण होता है या अगर हमारे शरीर पर किसी तरह के वायरस का हमला हो गया है या किसी अन्य कारणों से हमारे द्वारा विषाक्त दवाइयाँ या विषाक्त पदार्थ ग्रहण कर लिए गए हो तो इस तरह का जॉन्डिस दिखाई देता है। अगर पीलिया हो जाता है और पीलिया की स्थिति में हमारे शरीर के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा जो है 0.2 से 0.8 mg से, तो अब देख लेते हैं पीलिया के सिम्टम्स। पीलिया की स्थिति में हमारे जो त्वचा है, नाखून है और आंखें, उनका रंग पीला हो जाता है, भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, चक्कर आना और जी मचलाना, उल्टी, इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। इसके अलावा पेट और सिर में दर्द रहता है और जो यूरिन है उसका रंग भी पीला हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये जो पीलिया है उनके टाइप्स देख लिए और उसके लक्षण देख लिए। पीलिया यानी जॉन्डिस की स्थिति में रोगी के लिए जो आहार की मात्रा है वो कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, उसे किस तरह से आहार दिया जाना चाहिए, अब इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन जो है पीलिया की स्थिति में जो प्रोटीन है उसका पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में रोगी जो अगर उसको प्रोटीन दिया जाता है तो उसमें बेहोशी की स्थिति दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में जो है प्रोटीन की मात्रा रोगी को नहीं दी जानी चाहिए और प्रोटीन की बजाय के स्थान पर जो कार्बोज युक्त आहार होता है वो दिया जाना चाहिए और कार्बोज युक्त आहार भी तरल रूप में नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग द्वारा दिए जाना चाहिए। दोबारा से देख लेते हैं प्रोटीन का, क्योंकि पीलिया की स्थिति में
प्रोटीन का पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में प्रोटीन जो है देने पर रोगी में बेहोशी की स्थिति देखी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में रोगी को प्रोटीन की बजाय यानी प्रोटीन के स्थान पर कार्बोज युक्त आहार दिया जाना चाहिए और ये कार्बोज युक्त आहार भी तरल रूप में नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग द्वारा दिया जाना चाहिए। तो अगर रोग जो तीव्र है, परंतु रोग की तो तीव्रता है, परंतु यदि रोगी बेहोश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन की मात्रा 40 ग्राम तक दी जा सकती है। और ये लीवर सेल्स के पुनः दोबारा से जो पीलिया की स्थिति में जो यकृत की कोशिकाओं का नुकसान होता है, उनको दोबारा से पुनः उनका निर्माण करता है। 40 ग्राम प्रोटीन देने पर रोगी की जो लीवर सेल्स डैमेज हो चुकी थी, वो पुनः उनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं रोग सुधार और बिलीरुबिन की कमी होने पर रोगी को 60 से 80 ग्राम तक प्रोटीन दिया जाना चाहिए। रोग के सुधार और बिलीरुबिन की कमी, बिलीरुबिन की मात्रा, रोग तो सुधार तो हो चुका है, परंतु ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए और प्रोटीन 60 से 80 ग्राम तक दिया जाना चाहिए। इसके बाद है वसा। हिपेटिक कोमा यानी बेहोशी की स्थिति में रोगी को वसा नहीं दी जानी चाहिए और यदि रोग कम है, रोग की कमी तीव्रता जो कम है, तो रोगी को 30 ग्राम तक वसा दी जानी चाहिए और अगर सुधार हो रहा है रोग में तो उसे 60 से 70 ग्राम तक वसा दी जा सकती है। परंतु इन सभी चीजों का जो मात्रा है, रोगी की जो पाचन क्षमता है, उसको देखते हुए दी जानी चाहिए। सबसे पहले जो रोगी है उसे तरल पदार्थों से शुरू करना चाहिए, जैसे कि दलिया, दूध, जूस, इस तरह की चीजें जो है रोगी को दी जानी चाहिए। उसके बाद में जब रोगी के सुधार होने लग जाता है रोग के अंदर, तो उस समय जो है ठोस जो आहार दिया जाना चाहिए। शुरुआत में जो है सबसे पहले तरल पदार्थ दिए जाने चाहिए। कैलोरी, पीलिया की स्थिति में कैलोरी की मांग काफी बढ़ जाती है और अगर रोगी बेहोश है तो उसे 1000 kcal तक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज जो है, परंतु क्या होता है अगर बेहोशी की स्थिति है या फिर रोगी बेहोश नहीं है परंतु उसे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी वगैरह है, जी मचलाना, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो रोगी को ग्लूकोज के रूप में जो कैलोरी है वो ग्लूकोज के रूप में अंतः सिराओं द्वारा सलाइन वाटर द्वारा दिया जाना चाहिए। इसके बाद में माइल्ड जॉन्डिस होने पर यानी रोग में काफी सुधार होना शुरू हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में जो रोगी है उसे 1500 से लेकर 2000 kcal तक कैलोरी दी जानी चाहिए। विटामिन, रोगी में जो पीलिया है, पीलिया की स्थिति में रोगी के अंदर विटामिन की काफी कमी हो जाती है और ऐसी स्थिति में रोगी को मल्टीविटामिन टैबलेट प्रतिदिन दी जानी चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन 500 mg विटामिन दिया जाना चाहिए और विटामिन के लिए हम रोगी जो है उन्हें जूस है, जैसे संतरा है, अनार है और नींबू पानी है, इस तरह के जूस दे सकते हैं। इसके अलावा जो टैबलेट्स वगैरह हैं वो मल्टीविटामिन की, वो भी रोगी को दी जा सकती है। जो हो जाती है लीवर रोगग्रस्त होने पर, वो है लीवर का सिरोसिस। लीवर के सिरोसिस में क्या होता है, जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। लीवर भी जब कोशिकाएं डैमेज हो जाती है तो लीवर भी धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसमें क्रियाशीलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि लीवर क्या करता है, हमारे शरीर के पोषक तत्वों को आगे पहुंचाने का कार्य करता है। अगर लीवर ही डैमेज होना शुरू हो जाता है तो वो पोषक तत्व आगे नहीं पहुंच पाते हैं और इस वजह से हमारे कार्य करने की क्रियाशीलता भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि शरीर को सही और उचित मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है। इसका कारण है सिरोसिस, कोशिकाओं का मरना। सिरोसिस में क्या होता है, कोशिकाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती है लीवर की, और इसके अलावा लीवर में वसा का अत्यधिक जमाव हो जाता है।
वसा बहुत ज़्यादा जमाव हो जाने की वजह से भी लीवर का सिरोसिस हो जाता है। इस वजह से जो है इसका सबसे बड़ा उपचार है कि हमें अपना वेट भी मेंटेन करके रखना चाहिए। दूसरा है फर्स्ट स्टेज जो होती है लीवर सिरोसिस की, उसमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, इस वजह से इस रोग को पहचाना नहीं जा सकता। जब बहुत ज़्यादा समय, लंबा समय बीत जाता है तो पता चलता है कि लीवर का सिरोसिस है। तो इस चीज़ से बचाव के लिए हमें अपना रेगुलर जो है चेकअप करवाना चाहिए। इसका अन्य कारण जो है जीवाणुओं का संक्रमण, जीवाणुओं के कई सारे वायरस वगैरह जो अगर हमारे शरीर पर हमला कर लेते हैं तो इस वजह से भी लीवर का सिरोसिस हो सकता है। इसके अलावा मद्यपान यानी शराब का सेवन जो लोग करते हैं उनमें ये सिरोसिस ज़्यादातर देखा जाता है। कुपोषण भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है और कुपोषण की वजह से जो शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट जो पोषक तत्व हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं और इस वजह से सिरोसिस होने की संभावना रहती है। सिरोसिस के प्रकार, सिरोसिस जो है वो भी अलग अलग लक्षणों के हिसाब से अलग अलग तरह का होता है। तो यहाँ पर पहला जो सिरोसिस है वो है डिफ्यूज हिपेटिक फाइब्रोसिस। इस डिफ्यूज हिपेटिक फाइब्रोसिस को पोर्टल लीनस सिरोसिस भी कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं। पहला जो प्रकार है सिरोसिस का वो है डिफ्यूज हिपेटिक फाइब्रोसिस, यानी इसको पोर्टल या लीनस सिरोसिस भी कहा जा सकता है। दूसरा है पोस्ट नेक्रोटिक, और इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ लिवर सेल्स डैमेज, पूरा जो लिवर के जो सेल्स हैं लगभग समाप्त हो जाती हैं। बिलियरी, जिससे जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बिलियरी को आप बाइल जूस से जोड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा बाइल जूस की वाहिकाएं होती हैं उनमें रुकावट हो जाती है और इस वजह से क्या होता है, लिवर का ये इस तरह का सिरोसिस देखा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो है वो है अत्यधिक मद्यपान करने वाले जो लोग होते हैं उनमें ये देखा जाता है। बिलियरी सिरोसिस जो है अत्यधिक जो शराब पीने वाले लोग होते हैं उनमें ये देखा जाता है। सिरोसिस के लक्षण, सिरोसिस के जो लक्षण हैं वो देर में प्रकट होते हैं और ये लक्षण होते हैं वजन में कमी, वजन में लगातार कमी होनी शुरू हो जाती है, मांसपेशियों का क्षय हो जाता है। क्यों, अगर इस सिरोसिस में मांसपेशियों का क्षय हो जाता है, इस वजह से वजन लगातार कम होता जाता है। जब वजन कम हो जाता है और ऊर्जा अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाती है तो क्या होता है, थकान और कमजोरी लगती है। इसके अलावा उल्टी, चक्कर, बेहोशी और रक्त में एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाती है। सिरोसिस के अंदर जो है रक्त में एल्ब्यूमिन जो है उसकी मात्रा काफ़ी कुछ कम हो जाती है और हाथ पैरों में सूजन दिखाई देती है, पेट में दर्द, इस तरह के रोग जो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं सिरोसिस में सामने आते हैं। सिरोसिस रोग को दूर करने के लिए उसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट्स जो है वो है विश्राम, यानी मनुष्य को पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक विश्राम की आवश्यकता होगी। इसमें शारीरिक और मानसिक विश्राम उसे दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आहार के द्वारा भी जो रोगी है उसको ठीक किया जाना चाहिए और दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया उस अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन जो है रोगी को दी जानी चाहिए। और आहार के द्वारा हम जो है जो उसके शरीर की मांग है, जो पौष्टिक तत्व उसके शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में ही उसे दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि उसको किस तरह से पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए। कैलोरी, रोग की तीव्रता की अवस्था में 2000 kcal तक उसे मरीज को कैलोरी दी जानी चाहिए। प्रोटीन जो है 2 ग्राम प्रति किलो शरीर के भार के अनुसार दिया जाना चाहिए, परंतु अगर रोगी को बेहोशी की स्थिति है तो उस समय प्रोटीन जो है बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो यकृत जो हमारी लीवर है वो काफ़ी कुछ डैमेज हो जाता है। इस वजह से जो प्रोटीन है उसका अच्छे से चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है और इस वजह से रोगी में बेहोशी की स्थिति देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, प्रोटीन बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। परंतु जब रोगी ठीक हो जाता है तो उसे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन दिया जाना चाहिए और सबसे पहले जो है तरल पदार्थों से जो है उसके आहार की शुरुआत की जानी चाहिए।
उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी सिचुएशन स्टेबल होती जाती है वैसे वैसे उसको आहार दिया जाना चाहिए। वसा वसा जो है रोगी को बहुत ही कम, ना के बराबर दी जानी चाहिए। लगभग 1.5 ग्राम तक उसे रोगी जो है उसे वसा दी जा सकती है। और इसके अलावा जो तले भुने और इस तरह मिर्च मसाले वाले जो पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ, उनको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और रोगी को एकदम लिक्विड जो भोजन, जो उसका यकृत, जो उसका मतलब पाचन तंत्र आसानी से पचा सके, वही आहार उसे दिया जाना चाहिए। विटामिन, रोगी के शरीर में विटामिन की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इस वजह से विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में दी जानी चाहिए और ये मात्रा जो है जूसेस के द्वारा दी जा सकती है। इसके अलावा आजकल विटामिन जो है मल्टीविटामिन की टैबलेट्स भी मिलने लगी है, तो रोगी को प्रतिदिन वो टैबलेट्स भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया कि सिरोसिस में जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह का दिया जाना चाहिए। तो आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है और मेरी तरफ से आप सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से अपने जीवन में आप ग्रोथ करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे से आगे। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे यकृत के ही कुछ रोगों को लेकर और उसके अलावा यकृत से संबंधित काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको लेकर आपके साथ मैं वो उपस्थित होंगी। और तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।